वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस क्या होते हैं और ES5 और ES6 ये दोनों में क्लास का स्ट्रक्चर या क्लास का रिप्रेजेंटेशन कैसे चेंज हुआ है। तो उतना पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पार्ट 45 मतलब क्लासेस का पार्ट 1 एक बार कर लीजिए। अगर वो आप करते हो तो आपको ये पार्ट समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2। क्लास बनाते वक्त सपोज मैंने क्लास इस तरीके से बनाया कि मैंने क्लास का नाम दिया मोबाइल और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर के तौर पर इस तरीके से लिख दिया। अब मैं आपको पहले ये चीज़ बताता हूँ कि मैंने जो लास्ट एग्जाम्पल में दिखाया था तो इस तरीके से मैंने लिखा था कि यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ और इसके ज़रिए मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ, शो मोबाइल नाम की मेथड को मैं कॉल करता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से दिस डॉट नेम की वैल्यू जो रहेगी वो यहाँ से लेगा क्योंकि वो इस क्लास के रिस्पेक्टिव में दिस को ट्रीट करेगा। जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया है वो ऑब्जेक्ट किस क्लास के रिस्पेक्टिव में बना है उसको एज ए दिस ट्रीट करेगा और उसके अंदर रखी गई नेम मेथड को वो प्रिंट करेगा। राइट, तो उसके अंदर लिखा है सैमसंग तो इसीलिए नेम सैमसंग और प्राइस भी सेम तरीके से, प्राइस है 1500 या 15,000। सो 15,000 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। अब मेरा सवाल ये है कि हम हर बार इस तरीके से स्टैटिक वैल्यूज नहीं देंगे। ये हो गया आपका स्टैटिक वैल्यूज, मतलब जो कि बाद में कभी जाकर भी चेंज नहीं कर पाओगे। बट क्या हो कि हमें डायनामिकली वैल्यू लेनी है यूज़र से कि यूज़र जो वैल्यू देगा उस तरीके से शो मोबाइल मेथड कॉल करने पर उसके अंदर की जो वैल्यूज़ है जो यूज़र दे रहा है वो हमें प्रिंट करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से मैं वैल्यू दे सकता हूँ। ये क्या होता है, ये एज अ कंस्ट्रक्टर के तौर पर ट्रीट होता है। राइट, न्यू कीवर्ड के बाद जो भी आपका क्लास का नाम है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपका जावास्क्रिप्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसिडर करता है। और इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज़ पास की है, पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू है और दूसरी एक नंबर वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरीके से दो वेरिएबल में लिख लेता हूँ या राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रांड नेम, सपोज मैंने एक वैल्यू ली और ब्रांड प्राइस नाम से दो वेरिएबल ली। मैंने नाम इसीलिए चेंज करके रखा कि आपको समझने के लिए कन्फ्यूजन ना हो। मैं आपको यही नाम वापस रिपीट करके भी बताता हूँ, मतलब आपको वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ पास की, सैमसंग और एक 15,000। तो जो दो वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वो कहाँ पे जाएगी, उसके कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि जो नाम से क्लास है उसी नाम की मेथड को अगर आप कॉल कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर कॉलिंग टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास। तो उसके कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यूज जाएगी। तो ब्रांड नेम के अंदर वैल्यू जाएगी सैमसंग और ब्रांड प्राइस के अंदर वैल्यू जाएगी 15,000। तो ब्रांड नेम किस में सेट हो जाएगा, ये वैल्यू सेट हो जाएगी दिस डॉट नेम के अंदर एज ए लोकल वेरिएबल। राइट, और सेम तरीके से एक दूसरी प्रॉपर्टी लोकल वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर ब्रांड प्राइस की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। राइट, तो ये था आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें आप पैरामीटर के तौर पर ये वैल्यू पास करते हो। तो देखिए जिसको रिफ्रेश करने के बाद यही आंसर मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं चेंज कर दूँ, डायनामिकली इसको चेंज करना चाहूँ, तो जैसे मैंने लिख दिया एप्पल और इसके अंदर मैंने सपोज डाल दिया और एक ज़ीरो। राइट, तो 1,50,000 ये वैल्यू है। तो मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो देखो मोबाइल वन, ओके मोबाइल वन नाम से मैंने वही कॉल किया है और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने वैल्यू अलग अलग कंस्ट्रक्टर में अलग अलग पास की, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है लेकिन मैंने वैल्यूज़ डिफरेंट दी है। तो ये क्या बन गया, डायनामिकली चेंज कर रहा है वैल्यूज़। कि मैंने जब वैल्यू सैमसंग दी और इसकी प्राइस दी तो वही वैल्यू दिस नेम में स्टोर हो गई और दिस डॉट प्राइस में उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। तो याद रखिए जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो न्यू कीवर्ड से तो ये नई मेमोरी एलोकेट करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि ये अलग मेमोरी एलोकेट करेगा और इसको भी नई मेमोरी एलोकेट करेगा। तो जो दिस डॉट नेम की वैल्यू है मोबाइल वन के लिए वो कभी भी सेम नहीं रहेगी
क्योंकि आप वैल्यू चेंज करके दे रहे हो। अगर आप यहाँ पे सेम वैल्यू देते हो तो ही जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, बट दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि आप न्यू कीवर्ड के ज़रिए ही ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ये हमेशा अलग अलग मेमोरी को डिनोट करेंगे। तो ये था आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसे आप कहोगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर यही चीज़ आप नॉर्मल देना चाहो तो आप विदाउट पैरामीटर के साथ भी ये चीज़ कर सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना चाहूँ इस तरीके से, तो ये लेगा या नहीं लेगा। जैसे देखो मैंने रिफ्रेश किया इसको, तो इसमें अनडिफाइन, दोनों में अनडिफाइन आ रहा है। क्यों अनडिफाइन आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की है और यहाँ पर चीज़ ये कंस्ट्रक्टर दो वैल्यूज़ को ले रहा है, राइट। तो क्या हो कि मैं वैल्यू ना पास करने के बाद भी यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे आनी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आनी चाहिए तो आपको वो मेरा लास्ट वीडियो आपको याद आ रहा हो कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नाम से मैंने एक आपको वीडियो बताया था कि जिसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आप कैसे दे सकते हो। तो सेम तरीके से यहाँ पे दे सकते हो कि अगर कुछ नहीं आता है तो मैं यहाँ पर नोकिया नाम से ब्रांड दे देता हूँ और प्राइस उसकी सपोज 5500 यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब एज ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये कौन सी वैल्यू लेगा? ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। बट अगर कुछ वैल्यू अगर मैं पास कर रहा हूँ तो दैट मीन्स ये इस वैल्यू को ओवरराइड कर देगा और जो नई वैल्यू मैंने पास की है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट। आपको इस तरीके से ही इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है बट मैं चाहता हूँ उसको डिफ़ॉल्ट की तरह भी यूज़ करूँ। तो डिफ़ॉल्ट की तरह अगर यूज़ करना है तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो कि आप कुछ वैल्यू ना पास करने के वक्त वो उसी वैल्यू को एज अ स्टैटिक वैल्यू के तौर पर उसको ट्रीट कर लेगा या डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पर उसको ट्रीट करेगा। तो ये था आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एज वेल एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक चीज़ आपको और मुझे बतानी है कि जो मैंने बहुत सारे वक्त जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं इस तरीके से सवाल पूछता हूँ कि उस कैंडिडेट को इस तरीके से अगर पूछा जाए तो उसको उसका आंसर पता होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि मैंने एक क्लास बनाया और इस क्लास में मैंने इस तरीके से क्लास बना दिया है, राइट। और ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि जैसे इसके पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि सपोज मेरे पास इस तरीके से एक फंक्शन है, डिस नाम से मेरे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं ऐसा लिख देता हूँ फंक्शन शो, और इसके अंदर मैं सिर्फ कंसोल लिख देता हूँ। मैं आपको इसी के वजह से रिलेट करना चाहता हूँ कि फंक्शन में इस तरीके से हमने देखा था और उसी को मैं रेफरेंस देके क्लास में आपको समझाना चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि डिस्प्ले को कॉल करूँगा, कंसोल लॉग अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, सॉरी ओके, इसको कंसोल लॉग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कंसोल लॉग मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने डिस्प्ले कॉल किया तो आपको क्या प्रिंट होना चाहिए? इसके अंदर वाला ये कंसोल लॉग, राइट। तो ये कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा। बट क्या हो, आप इसको क्या नाम से कॉल करते हो? इसको आप कहते हो फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब क्या था कि आपने एक फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर किया और उस वेरिएबल के थ्रू उसको कॉल कर रहे हो। बट क्या हो अगर मैं उसको उसी नाम से कॉल करूं जिस नाम से उसने ऑलरेडी बना के रखा था, राइट। जिस नाम से उसको फंक्शन ऑलरेडी था उसी नाम से मैं अगर कॉल करूं तो देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने ये वैल्यू के तौर पर ट्रीट किया था, ना कि फंक्शन के तौर पे। ये एक पूरी वैल्यू थी और उसको आपने स्टोर किया था डिस्प्ले में। तो बाहर वाले वर्ल्ड को, मतलब ग्लोबल कंटेक्स्ट को, सिर्फ डिस्प्ले पता था, ना कि शो, राइट। इसीलिए आपका शो जब कॉल करेगा तो उसको रेफरेंस एरर मिलेगा। भले वो नाम उस फंक्शन में मौजूद है बट वो एज ए लोकल के तौर पे ट्रीट करेगा, वो जो कि आपके ग्लोबल कंटेक्स्ट को पता नहीं है। इसी वजह से ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन एक्सप्रेशन वेरिएबल के नाम के थ्रू ही कॉल करने देगा। मतलब दिस इज वैलिड और ये क्या है, इनवैलिड, ये चीज़ नहीं चलेगी, या फिर ये इसको आप कहोगे रेफरेंस एरर, राइट। इसी को मैं
एज अ रेफरेंस लेकर आपको बताना चाहता था कि जब जब आप क्लास बनाओगे, जैसे आप फंक्शन का भी फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हो, तो उस तरीके से आपके क्लास का भी क्लास एक्सप्रेशन लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। तो सपोज मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ले लिया मोबाइल 3 या 2 नाम से, और इसके अंदर मैंने लिख दिया क्लास मोबाइल, राइट। जो मैंने पहले किया था वही सारी सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मोबाइल 3 नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। किस नाम से? जो कि मेरे क्लास एक्सप्रेशन के, इसको क्या कहोगे आप? क्लास एक्सप्रेशन। क्यों क्लास एक्सप्रेशन कहोगे? क्योंकि आपने पूरे क्लास को आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, और उस वेरिएबल को आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको कंसोल लॉक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो नोकिया और 5500, राइट, ये चीज़ प्रिंट होगी। बट इसी को मैं इस तरीके से अगर लिखता हूँ कॉन्स्ट मोबाइल 4, और यहाँ पर मोबाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? देखो जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या दे रहा है? रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि मोबाइल इज़ नॉट डिफाइंड। तो याद रखना, जब भी आप क्लास एक्सप्रेशन के तौर पे या फंक्शन एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ करोगे, तो एक्सप्रेशन वाला वेरिएबल के थ्रू ही उस चीज़ को कॉल किया जा सकता है, ना कि उसके ओरिजिनल नाम के थ्रू, राइट। आप यहाँ से अगर ये नाम हटा भी देते हो, राइट, तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सेसिबल नहीं रहेगी, राइट। आप देखो रिफ्रेश करोगे तो ये वर्किंग है, क्योंकि ये एनोनिमस क्लास के तौर पे यूज़ हो रहा है। जैसे एनोनिमस फंक्शन होता था, तो वैसे एक एनोनिमस क्लास के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। बट कहने का एक ही मोटो था कि आप हमेशा क्लास एक्सप्रेशन के वेरिएबल के थ्रू ही या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन के वेरिएबल के थ्रू ही उसको कभी भी एक्सेस करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।